ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए पहले इसमें कैसे पॉइंट लिखेंगे देखिए समझिए। कॉन्क्लूजन लिखिएगा, कॉन्क्लूजन मतलब 1967 और केस किसके बीच में है, जरा रिपीट करिए जल्दी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इसमें कॉन्क्लूजन लिखिएगा मतलब डिसीजन क्या हुआ, लिखिए सुप्रीम कोर्ट चेंज द डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन चेंज कर दिया और यहाँ जीते कौन, गोलकनाथ, ढोलकनाथ नहीं है ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लिखिए सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द डिसीजन, डिसीजन को रिवर्स कर दिया एंड सेड, एंड कहा, क्या कहा, पहला पॉइंट उसने दलील भी दिया ना कि भैया क्या क्यों क्यों नहीं क्या कैसे कैसे, तो पहला दलील सुनिए, लिखिए अपने लैंग्वेज में हिंदी में आराम से लिख लीजिएगा और बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत, आराम से कवर करेंगे, तो हड़बड़ाने का लॉजिक ही नहीं है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सही, लेकिन पूरा एकदम अच्छे से करेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉ जो है वो संवैधानिक संशोधन भी है, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि संवैधानिक संशोधन इज ऑल्सो ए लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो ए लॉ, यानी कि संविधान में जो भी चीज संशोधन हुआ है वह एक कानून है, जो कि अब तक क्या चलता आ रहा था कि संवैधानिक संशोधन कोई कानून नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि संविधान का संशोधन भी क्या है, कानून है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो ए लॉ। और क्यों लॉ है, क्योंकि लिखिए संवैधानिक संशोधन एक कानून है क्योंकि ये सभी पे जब लागू होता है, जब सभी के, क्योंकि ये सभी पे लागू होता है और सभी को ये मानना पड़ता है और सभी को मानना भी पड़ता है, तो संवैधानिक संशोधन एक कानून है। तो ये संवैधानिक संशोधन कानून है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखोगे कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर, पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसी पर भी घमासान होगा, अब लिख लीजिए, अभी जो जो उन्होंने दलील दिया वो दलील लिख लीजिए। पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर, पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है। किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने। पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट बड़ा अच्छा बोला इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, देखो ये 368 जो है, कौन सा आर्टिकल 368, ये जरूर कहता है कि पार्लियामेंट चेंज कर सकता है संविधान में, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा गया ना कि सब कुछ चेंज कर सकता है। देखो एक बात यहीं पे क्लियर कर देता हूं, सुन लो, बहुत बारीकी है, मतलब बहुत बारीकियां यहां ध्यान रखना है आपको। पहला, जब कहीं पे भी कुछ भी ना लिखा हुआ हो, फिर से बोल रहा हूं, ये मैं बताया हूं आपको लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, जब कहीं पे कुछ भी ना लिखा हुआ हो कि ये स्टेट करेगा कि सेंटर करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ उस समय एक ही को हक है, सेंटर करेगा, वो तय बात है। लेकिन जब 368 में ये नहीं कभी लिखा हुआ है कि, उसमें लिखा हुआ है कि यस पार्लियामेंट हैज पावर टू चेंज थिंग्स, दैट्स एक कर सकता है, ये फला फला लिखा है, 1 2 3 4, फिर बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें कभी नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू चेंज एनीथिंग। क्या मेरा बात समझ में आ रही है? उसमें ये जरूर लिखा है कि संविधान का संशोधन अपने हिसाब से किया जा सकता है, सरकार कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन कुछ प्रावधानों के हिसाब से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सब कुछ ही चेंज कर दिया। अगर ऐसा सब कुछ चेंज कर दिएगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन महान कैसे हो जाएगा? अरे मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुप्रीम है? क्योंकि सर उसको चेंज करना डिफिकल्ट है। अरे संविधान भी एक कानून ही है, लेकिन संविधान को हम बड़ा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि संविधान को चेंज करना कठिन है, आपके और हमारे चाहने से चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए तो संविधान है। नहीं तो नॉर्मल एक लॉ पहले ले दिया कि बॉस देखो, जो तुम बोलते आ रहे हो पीछे से सोच ले कि संवैधानिक संशोधन जो है वो कानून नहीं है, ये तो झूठ बात है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन जब सब पे लागू होता है तो कानून कैसे नहीं है? इट्स ए लॉ। दूसरा पॉइंट,
सिंपल बोला कि सर अब अगर सुप्रीम कोर्ट में सॉरी दूसरा पॉइंट आपको मैंने बोला कि पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स। हालांकि ये डिबेटेबल है क्योंकि अभी केसोनाथ सवारी में आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां दलील दी है कि पार्लियामेंट के पास ये हक नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकता है, चेंज। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा दलील सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर भले ही लिखो आर्टिकल 368 पावर जरूर देता है चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को, लेकिन इसका मतलब सब कुछ चेंज करना नहीं होता। लेकिन इसका मतलब सब कुछ या कुछ भी चेंज करना नहीं होता। मतलब पार्लियामेंट हैज नॉट पावर टू चेंज एनीथिंग। पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर टू चेंज एनीथिंग। ठीक है जी। सो फाइनली गोलकनाथ ऑन, गोलकनाथ जीत गए। अब गोलकनाथ जीत गए तो ढोलक बजाएंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट किसी को होगा तो इंदिरा गांधी को होगा। और इंदिरा गांधी जब भी देखिएगा धमाल जो मचाएंगे ना, बवाल जिसको बोलते हैं, बवाल मचा देगी। अभी खटिया खड़ा कर देगी सुप्रीम कोर्ट का, अभी देख लीजिएगा। पहले यहां तक बुझाया। पहला केस कौन सा था, नाम बताओ। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन जीता, भारत सरकार। यूनियन ऑफ इंडिया जीत गया। दलील क्या दिया कि जो संवैधानिक संशोधन है वो कानून है ही नहीं, तो फिर क्या रो रहे हो। मतलब इस दुनिया में जो तुम क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। जब ऐसा मुंह माया वाला है, जब सब मुंह माया है, तो फिर क्या ही मतलब, क्यों रो रहे हो। दूसरा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की गुजरात, राजस्थान। सज्जन सिंह का भी सेम दलील दे दिया गया, लेकिन गोलकनाथ आए और इन्होंने पूरा मामला पलटना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दलील यहां से क्या किया, चेंज। एक बात बताइए, जो इंदिरा गांधी जो इतना पावरफुल और इतना इगोइस्टिक है, इतना आसानी से बर्दाश्त तो नहीं करेगी, करिएगा। खैरो जरा 24वां संशोधन कर दिया सरकार ने, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लिखवा दूंगा, चिंता मत करना। और इंदिरा गांधी कह रही है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 डालो और लिखो कि संवैधानिक संशोधन कानून नहीं होता है। अब यहां आपको क्या दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ और दूसरी तरफ कौन, गवर्नमेंट। सीधा लिख रही है आर्टिकल 13 संशोधन करते हैं और हमें लिखते हैं कि जो आपका संवैधानिक संशोधन है वो कोई कानून नहीं है। सरकार करीब पागल हो गया, सरकार पागल हो गया। उधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई गजब चल रहा है। मतलब अब यहां आपको क्या दिख रहा है, जुडिशियरी का खींचातानी और सरकार का खींचातानी। ये सब कुछ स्वाभाविक चल रहा है और इसके पीछे चलने के बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि देखो कौन सा समय है, 1967 से लेकर 71 का समय है ये। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण। हैप्पी बर्थडे टू बांग्लादेश। बांग्लादेश पैदा हुआ कब हुआ, 1971। अब 1971 में अगर आ रहा है 1971 में, तो इंदिरा गांधी अगर हारती तो इसका पूरा इंटरनेशनल असर भी पड़ता। अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो इंदिरा गांधी को अभी पूरा ताकत चाहिए था और वो दिखाना था दमखम कि बेटा बांग्लादेश तो खैर बांग्लादेशी है, पाकिस्तान को हिलाएंगे अलग, और प्लस इलेक्शंस भी सर पे थे। याद रखिएगा, इमरजेंसी का दौरा आते ही एक ही नाम याद आता है, इंदिरा गांधी। और देश के अंदर इंदिरा गांधी इमरजेंसी का नाम इसलिए आता है क्योंकि जब जब ज्यादा कुछ लोग बोलते हैं तो बंद कर, इसको बंद कर। ऐसा एक्ट लाया मीसा एक्ट, MIS। मीसा का मीनिंग कोई अगर उसके खिलाफ कुछ भी बोल रहा है पकड़ के बंद करो, बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना जबरदस्त सर रौद्र रूप था कि सब परेशान हो गए। उसी परेशानी में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी सब लोग गए जेल। ये सब लोग को बंद कर दिया इंदिरा गांधी ने। सब जितना विरोध कर रहा था सबको पकड़ के बंद करो। सारे आज बीजेपी के जितने लीडर हैं सारे को इमरजेंसी के समय सब जेल का, सबको रास्ता दिखा गया। तुम विरोध कर विरोध, जितना करना विरोध कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है, सुन रहे हैं क्या। तो कहने का लॉजिक क्या है, 24वां संशोधन किसने किया, गवर्नमेंट ने। लिखिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, 1971। और ये वही समय है जब बांग्लादेश का जन्म होने वाला है। 24th CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काउंटर किया सुप्रीम कोर्ट को। काउंटर समझते हैं ना, उसकी बातों को वापस से दोबारा उसके साथ फाइट बैक किया कि तुम ये बोल रहे हो लेकिन हम काउंटर करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर दी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मुझे बताना जरा, यहां पूछ लेता हूं एक बार, क्योंकि जिनको पढ़ाया हुआ हूं
और सही बता दिए पक्का इनाम है, ठीक है, और गलत बता दिए तो क्या ही कर लेंगे, पीट के कोई फायदा है नहीं क्योंकि हम कसम खा रखे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, तो और ऐसा उनको पीट के कोई फायदा थोड़ी ना भाई, पीटना उसको पड़ता है जो थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चल जाए, जो ये कसम खा के सुधार के दिखाइए हमको, और ये जो कसम खाएगा कि हमको सुधार के दिखाइए, हमको पढ़ा के दिखाइए, तो फिर इसको क्या ही करेगा। तो मुझे क्वेश्चन बताओ, मैंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को काउंटर किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक कौन सा पावर, कैसे पावर दे रहा है, कौन सा पावर दे रहा है जिसके तहत ये उसको काउंटर कर रहा है। हिंट दे देता हूं मैं, 4 गोल्डन रूल्स पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था 4 गोल्डन रूल्स पढ़ाया था, उसमें से कौन सा रूल यहाँ लागू होने का चांस है? 2 नंबर था क्या? रूल 2 था क्या? डेमोक्रेटिक मैंडेट था कि फेडरल बैलेंस था? बहुत बढ़िया, आप लोग ना खुश कर देते हैं हमको, हम मन करता आप ऐसा जवाब देते इतना खुश हो जाता है, मन करता मैं पूरा पढ़ाऊँ आपको। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा रूल लगेगा, ये पूछ रहा हूँ बंधुओं, मालिकों, महाशय, महाशयों, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। रूल 4 क्या था? चेक्स एंड बैलेंसेस। रूल 1 अलग है, डेमोक्रेटिक मैंडेट, उसका क्या संबंध? इलेक्टेड इज ग्रेटर देन, वहां पे नॉमिनेटेड, उसका अलग है। रूल 2 क्या था? फेडरल बैलेंस। अरे क्या था? फेडरल बैलेंस ही था ना, कि सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स, वो तो अलग है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। रूल 3 था क्या? उसमें रूल 3 में आपको मैंने 2-3 बोला था, एक बोला था सेपरेशन ऑफ पावर, और रूल 4 बोला था चेक्स एंड बैलेंस। भाई चेक्स एंड बैलेंस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रूल 4 ये पावर देती है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है उसको चेक करने का हक इसको है, कि आप जो दे रहे हो सही दे रहे हो कि गलत दे रहे हो। रूल 3 क्या? इंटर सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब वो ना उसके काम में हस्तक्षेप करेगा ना उसके काम में हस्तक्षेप करेगा, जिनको नहीं पता उसके लॉजिक नहीं। अरे समझ में आ रहा है? ध्यान रखा करो, ये क्वेश्चन बाद में पूछेगा आपको सुनना भाई, आपसे इंटरव्यू में सिंपल यही पूछता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जैसे ही बोलेगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर किया, पहला क्वेश्चन है पूछेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर कैसे आएगी सुप्रीम कोर्ट को काउंटर कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, इतना औकात कैसे आ गया सरकार में कि सुप्रीम कोर्ट को काउंटर कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट को काउंटर करने का एक ही तरीका है, इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि जब चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रूल नंबर 4 ये पावर देता है गवर्नमेंट को, क्या कि आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं कि सरकार ने जो डिसीजन दिया है किस बेसिस पे दिया है, ये हमें सही नहीं लग रहा, और ये सरकार के पास हक है, ये तीनों के पास हक है, एल, ई और जे। अगर जे गलती करेगा तो एल और ई उसको चेक करेगा, अगर एल और ई गलती करेगा तो जे उसको चेक करेगा। जुडिशियरी कुछ बुझा रहा है? यानी कि अगर विधायिका ने कुछ गलती किया तो सर विधायिका और कार्यपालिका ने कुछ भी गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट को मैंने कल बताया था स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान से सुप्रीम कोर्ट भी खुद व खुद केस ले सकती है कि आपने ऐसा कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, इसका आप जरूर मुझे बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो रूल 4 दिमाग में रखा करिए और दिमाग चलाया करिए। और फिर बोलते हैं क्वेश्चंस आईएएस का तभी बनेगा जब रिवीजन और दिमाग बहुत सारी डायरेक्शंस में आपके चलता रहे थॉट प्रोसेस में। खाली रट के कि हाँ पॉलिटी रिवीजन हो गया फिर उसके बाद बोलेंगे अब इकोनॉमिक्स, ऐसे नहीं होगा। बैठ के सोचा करिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, किस किस डायरेक्शन में जा सकता है। सुन रहे हैं? नहीं तो खाना पकाया हुआ अगर मिल जाए ना तो फिर बेकार है, आईएएस नहीं बन पाएंगे आप। रट्टू तोता बना, अगर आईएएस बन भी गए तो बहुत बेकार आईएएस बनेंगे आप, क्या फायदा है उसमें। फिर आप वही बात मानेंगे, उधर से सीएम साहब बोले ऐसा कर, आप बोला कर देंगे, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। सीएम आपको बोल रहा है हमारे बेटा को छोड़ दे, वही बेटा जो रेपिस्ट है, जो एक औरत और उसकी जिंदगी खराब कर चुका है, और आप उसी की बात मान रहे जबकि आपका दिल कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अच्छा आईएएस बनिएगा तभी ठीक ठाक होगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो आईएएस अगर आप बेकार बने हैं तो आपका जीवन एकदम हेल हो जाएगा। इसलिए अच्छा बनने के लिए यही तरीका है, पूरा दांव पेच देखिए। और दांव पेच से मेरा क्या मीनिंग है, सारे चीज को डिटेल में नॉलेज लेकर जाइए, बात खत्म। इसलिए बोलता हूं ना आईएएस इसलिए मत बनो कि हमको रोटी पानी चाहिए। अरे सुन रहे हो कि सुन रहे हैं? अगर आईएएस आप ये सोच रहे हैं रोटी पानी के लिए चाहिए तो गलत सोच रहे हैं आप। आईएएस आप इसलिए बनिए क्योंकि आपको आईएएस बनना है। समझ में आ रहा है? आपको आईएएस बनना है, आप इसलिए बनिए, बेहतर बनना है, बेहतर डिसीजन ले सके। इसलिए नहीं बनिए कि बस एक जॉब मिल गया और हो गया, उसके लिए फिर दूसरा जॉब करो ना ट्राई। क्या है आईएएस में आ रहे हो? आईएएस तब बनो जब 24/7 आप मेहनत कर सकते हैं और अपना दिमाग लगा सकते हैं, तभी। नहीं तो बस अगर आपका प्रवृत्ति ऐसा है कि 9 से 5 जॉब करें और आराम से खा के सो जाएं तो फिर आईएएस ठीक नहीं है आपके लिए। आप फिर कोई प्राइवेट जॉब देख लीजिए। बुझा रहा है? क्या के लिए टाइम बर्बाद करिएगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि प्राइवेट जॉब देखने से पहले एक बार एफर्ट मान लो, क्योंकि कुछ आईएएस ऐसे भी होते हैं जिनका अलग ही नेचर होता है। बुझा रहा है? अब आइएगा जरा आगे, नेक्स्ट। तो पहला पॉइंट लिखिए,
24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर दी सुप्रीम कोर्ट, और काउंटर करने के बाद पहला उसमें पॉइंट लिखेगा एडेड 13 क्लॉज 4, मतलब संशोधन किया जिसमें 13 क्लॉज 4 ऐड किया, और बोला क्या क्या बोला बताओगे? क्लियरली सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। क्लियरली कहा कि संवैधानिक संशोधन कोई भी कानून नहीं होता है। कौन बोल रहा है? सरकार के सुप्रीम कोर्ट। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि संवैधानिक संशोधन कानून होता है, सरकार क्या बोले? कानून नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसी में देखो, 368 के तहत सरकार ने एक और चेंज किया और 13 क्लॉज 2 में चेंज किया। मतलब पहले तो 13 क्लॉज 4 डाल दिया कि जो संवैधानिक संशोधन है वो कानून नहीं है, और दूसरा 13 क्लॉज 2 में लिखे, उसमें लिखा क्या कि 13 क्लॉज 2 जो है वो अप्लाई नहीं होता है। लिखे 13 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होता, लिखे नॉट अप्लाइड। एंड 13 क्लॉज 2 फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है। जो बात पहले बोला गया था वही बात फिर बोला जा रहा है। 13 क्लॉज 2 में क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि पावर है कि नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अब इसने, सरकार ने क्या बोला था कि हम आपका जमीन ले रहे हैं तो उससे आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। 31A में लिख दिया कि अगर आपका जमीन ले रहे हैं तो आपका मौलिक अधिकार का हनन होता ही नहीं है, तो फिर क्या टेंशन ले रहे हैं। सेम बात इन्होंने यहां बोला गया, और बोला गया 13 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग हम जो किसी का भी ले रहे हैं जमीन, तो वो कभी भी उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है। एक और पॉइंट लीजिए, आर्टिकल, इसको थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, यही 2 पॉइंट रखिएगा, छोड़ दीजिए गैप। अब कंक्लूजन पे आते हैं। गोलकनाथ जीता कि कौन जीता? गोलकनाथ। गोलकनाथ जैसी जीत गए, सरकार तिलमिला गई। सरकार तिलमिलाई। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद से बताना कि जैसे ही किसी ऐसे की जीत होती है जो एक नॉर्मल आदमी था, अब जितना जमींदार है आपको लगता है 100 केस फाइल करेगा, धाई नहीं। अरे है ना कि भाई मौका मिला है, लूट सको तो लूट लो, गंगा में हाथ मारो। तो सर जैसे ही डिसीजन चेंज होने वाला है, सारा जमींदार कह रहा है जियो गोलकनाथ, गजब का काम किया। तो मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, जबकि जमींदार लोग को अंदर से ये बात पता है कि हम लोग अगर यही जमीन दे देते तो क्या हो जाएगा यार। अगर किसी के, मुझे प्रश्न नहीं लगता है कि अगर आपके पास 20 इतना है कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं, अगर आप उसमें से किसी को दे ही देते हैं, अगर नहीं भी देते हैं तो किसी को दे दो कि तुम अपना इसी से काम कर लो, इसमें उपजाओ, इसी में खाओ, अपना मस्त रहो। कम से कम नहीं रजिस्ट्री तो इतना भी तो कर दो, कम वक्त क्या लेके जाओगे भाई तुम। बहुत लोगों के पास इतना अत्यधिक है कि उसको संभाल में नहीं आ रहा है, और कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है कि एक दिन का क्या है खाना खा ले। अरे बुझा रहा है? तो लॉजिकली कहने का भी नहीं है, जिसके पास बहुत अत्यधिक उसको सामने आकर दे देना चाहिए। जाना है तो जा सकते हैं। अब लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिए कि अगर 13 क्लॉज 2 हमने बोला, तो 13 क्लॉज 2 में क्या बोला कि सर कोई भी कानून में एक ही बात पॉइंट में बोला गया कि अगर आप, इधर ध्यान समझना कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट आपका तब होगा जब आपसे कुछ लिया जाएगा। वो पहले बोलता था, लेकिन सरकार ने 31 में डाल के क्या बोल दिया गया कि आपका जमीन लेने फंडामेंटल राइट्स में वायलेट नहीं होगा। अब पॉइंट्स जरा डालिए। नेक्स्ट, सरकार तिलमिला गई है, अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट अलग परेशान है, और जमींदार लोग खुश हैं क्योंकि गोलकनाथ बाबा ने कमाल किया है। अब इसी बात पे सरकार ने एक और संशोधन कर दिया, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। लगातार धाए धाए लिखिए 29वां संशोधन 29th CA 1971। तो सब एक ही साल के अंदर ये सारा हो रहा है। अच्छा, सरकार तिलमिलाई हुई है कि ऐसे कैसे बदल दिया ये। और 29वें में सरकार ने देखो क्या बोला, केरला को भी 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। लिखो केरला वाज आल्सो एडेड इन द 9th शेड्यूल। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि केरला का भी जमींदार का जो जमीन अब लिया जाएगा वो भी उसका, उसमें फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होगा। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, परेशान मत होना। लिखो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, केरला वाज आल्सो एडेड इन 9th शेड्यूल। केरला को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। सुन रहे हो क्या? सुनते रहना, पूरा एक कहानी फिर बता दूंगा। एक बार लिखवाना है आप लोग, इसलिए थोड़ा सा उसमें चल रहा, नहीं तो एक बार पूरा कहानी बता दूंगा, ठीक है? तो 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। और इधर इधर, अरे जब किसी राज्य को अगर 9th शेड्यूल में डाल देंगे, इसका मतलब क्या है
कि सरकार वहां का सारा जमीन और सब कुछ उसी हिसाब से ले लेगी जैसे पहले राजस्थान पंजाब के ले रहे। आप देखो ना, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ पंजाब बोला ना, दोनों को ऐड पहले किया गया था, तभी तो पंजाब वाला क्लेम किया। अब नया नंबर किसका आ रहा है? केरला का। तो सरकार बोले कि तुम इधर से निपटाते जाओ, हम दूसरा और राज्य को भी किसमें डालते जाएंगे? 9th शेड्यूल में, और वहां से जमींदार लोग लेते जाएंगे। अबे आपको नहीं दिख रहा कि सरकार अपने तरफ खींच रही है और सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ? जैसे ये हुआ 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, अब आता है इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट केस, केशवानंद भारती। लिखिए वर्सेस, लिखिए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। भाई जब केरला का लूटने वाला है तो केरला ही आएगा ना। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, तब इसके बाद को पूरा बोलूंगा, और 1973 लिख लेना इसमें। 1973 केशवानंद भारती। अरे वो कहेंगे स्पेलिंग में DAO, उसके लिए चिंता मत करना सर, जैसे नहीं बोलते हैं इंडिया में क्या है, अलग अलग नाम जैसे होता है, जैसे बोलते हैं ना महिंद्र, तो उसको महिंद्रा। अरे भाई गांव में नाम नहीं होता है, महिंद्र नाम है, एग्जैक्ट नाम क्या होता है? महेंद्र। भाई शुद्ध नाम तो ही है ना महेंद्र, लेकिन गांव में क्या होता है? महिंद्र, सुना है अब कहते हैं भाई महेंद्र नाम, लेकिन उसका महिंद्र बना दिया है लोग। अब जितेंद्र है जितेंद्र, अब जितेंद्र अलग अलग। ये जो वर्ड है ना, मतलब खेल तो खेल ही लेते हैं गाँव में। तो उसी तरह से केशवानंद है, तो नंद में कभी कभी नंदा हो जाता है, लास्ट में ए आ जाता है, और कभी कभी नहीं आता है, तो उसके लिए मारपीट मत करिएगा सर, आप तो ए छोड़ दिए, आप DA लगा दिए, ठीक है जी। केशवानंद भारती केस वर्सेस किसका लिखा हूं? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केरला, क्योंकि केरला अभी ऐड हुआ है, और बारी अब किसका है? केरला का। केशवानंद भारती जो है ये संत थे, जमींदार तो अलग है, संत। और संत जो धार्मिक लोग होते हैं ना, धर्म के नाम पे जमीन तो बहुत बढ़िया तरीका है। इंडिया में अगर आपको कोई जमीन का विवाद सुलझाना है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। बोले यहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर आपको बुझा रहा है? अगर आपको जमीन अपने हड़पना है तो मंदिर बनवा दीजिए चंदा इकट्ठा करके, सारा मसला सुलझ जाएगा। सब लोग पता है ऊपर से क्या है, और कुछ लोग विरोध भी करेंगे तो लोग क्या बोले, गजब पापी आदमी, तुम मंदिर बनने नहीं दे रहा है। अरे बोला भाई हमारा जमीन है, मंदिर क्या पापी भी घोषित कर दिया, जमीन उसी का, उसका पापी घोषित कर दिया। अजीब हाल है। हाँ बस हाँ ठीक, इधर आ जाइएगा, उसमें लगेगा ठंड, इधर आ जाइएगा, कोई बात नहीं। अब ध्यान, ठंड लगे तो इधर आ जाइएगा, लोड बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम परेशान नहीं होना, फैमिली की तरह है, एकदम ठंड नहीं लगे, आपको तबियत खराब होगा तो हमको भी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ध्यान से समझना, मैंने बोला कि जब मंदिर अगर बन जाए ना, तो वहां का जमीन किसी का नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है वहां पर। उसके बाद एक ही लॉजिक चलता है क्या, कि बस जमीन अब हो गया है, अब वो आदमी जिसका जमीन था वो साधु अपॉइंट कर देगा। अरे बुझा रहा है? और साधु अपॉइंट करेगा, धीरे धीरे साधु साहब क्या करेंगे, अब वो कहेंगे क्या, भगवान हमारे सपने में आए थे और बोले थे कि मंदिर का विस्तार करो। अब जहां जहां विवादित जमीन है, आज का क्या होगा, मंदिर का लॉजिक चल जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि ये संत जो हैं, हालांकि देखिए मैं पर्सनली इनके बारे में जो स्टडी किया थोड़ा सा, केशवानंद भारती, तो एज ए पर्सन ये ठीक लगे, मैंने बुरा नहीं थे, राम रहीम की तरह नहीं थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केशवानंद भारती का, आप सोचिए एक संत, इस बात पे भी तो एक क्लेम उठता है कि एक संत को जब हम बोलते हैं तो इंडिया में धार्मिक नजरिए क्या होता है, एक संत है जो दुनिया से अलग है, उसको कोई दुनिया से मोह माया नहीं है, मतलब लेन देन कुछ नहीं है, एकदम फकीर बाबा होना चाहिए। अरे हाँ है ना? अगर यहाँ पे कोई संत अगर फॉर्च्यूनर से चले तो लोग जीने देगा क्या? नहीं जीने देगा भाई, इंडिया में तो नहीं जीने देगा, विदेश में होता है, यहाँ तो जीने देगा। फॉर्च्यूनर पे जाकर फॉर्च्यूनर शीशा फोड़ देगा, ये बाबा है, बाबा है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि भाई, जबकि आपको ये सोचना चाहिए, मैं इस बात बिलीव करता हूँ, बाबा है तो यार फॉर्च्यूनर पर नहीं चढ़ने दोगे तुम, कहाँ जाएगा वो यार? आप मुझे बताओ। देखो जब आपसे भीख मांगने आएगा तो आप भीख देते नहीं हो, जाके कमा। जब आपसे भीख मांगने आए तो आप क्या बोलते, जाके कमाओ। और जब फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहा तो कहते गजी बाबा है, लुट के कमा, तो भाई कहाँ मर जाएगा? तो कहने का मीनिंग है इंडिया में अलग लेवल का है, लेकिन हाँ ठीक है, बाबा जो है, बाबा का मीनिंग और ये संत का मीनिंग, ये सब ज्ञान से आता है। अगर आपको ज्ञान है, आप भी संत हैं। उसके लिए कोई आपको दाढ़ी बढ़ाने की, मूछ बढ़ाने की, और बड़ा बड़ा जंगल और झाड़ी जो है, और दिमाग में इतना बड़ा बड़ा तो इतना गुंडा बन के घूमने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का लॉजिक है, केशवानंद भारती केस ने जैसे ही आया, यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। इसलिए देखो अब ध्यान से, कुछ ये भी कहते हैं लोग कि केशवानंद भारती को जानबूझकर भड़काया भी गया।
कुछ बात ये भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें सोचिए, एक संत अगर किसी अपने वकील को हायर करके करता है तो क्वेश्चन मार्क तो उठता है। तो क्वेश्चन ये बोला जाता है, इसमें बहुत लोगों का कहना है कि अधिकतर जमींदार जो केरला के थे, इन्होंने इनके माध्यम से हित साधा है। बहरहाल जो भी हो, नाम तो पॉपुलर किसका हुआ, केशवानंद भारती। तो वकील हायर किया और इन्होंने फिर से दलील दिया, क्योंकि इनका भी 500-600 एकड़ लिया गया था। अरे बुझा भाई, तो अब संत साहब थे, अमरूद उमरूद उगाए थे अपने एरिया में, कल आया बैरिकेड घेर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अमरूद भी नहीं खा सकते आप। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है कि सर केशवानंद भारती ने जैसे ही डाला, अच्छा इसके पीछे आप देखो, अब एक कॉन्टेक्स्ट समझो, बस यही तक रखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी कल होगा। अब सुनो मेरी बात को, 1951 कौन सा अमेंडमेंट हुआ, पहला, नाम बोलो, नाम बोलो जल्दी, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाम याद आना चाहिए, ये नाम अगर याद नहीं है इंटरव्यू में मारे जाओगे, बुरी तरीके से फंस जाओगे। ये सब ऐसे केसेस है जो लैंडमार्क केसेस हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है तो फिर सीधा जानते हैं इंटरव्यूअर क्या बोलेगा, आपको शर्म नहीं आता है जी, इंटरव्यू में बोलेगा। आपको क्या है, आप जाने ये बात इतना चुभता है ना, आपको पसीने हो जाएंगे। और आईएएस में असली आईएएस वही है जिसको कितना भी क्वेश्चन का जवाब नहीं भी दे फिर भी वो पसीना नहीं आया उसको। आईएएस में अगर आप 10 क्वेश्चन पूछ रहा है और 10 में से अगर आपने एक ही जवाब दिया, 2 ही जवाब दिया, तब भी आप आईएएस बन जाएंगे। अगर आप एकदम नॉर्मल है तो सॉरी सर करते जा रहे हैं, फिर भी उसमें ये देखा जाता है कि आप कितने मतलब जेन्युइनली आप इस बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे कुछ लोग नहीं बोलते, कुछ लोग गलती भी नहीं मानते गलती करके। तो कहने का लॉजिक है कि सर वहां पे आपको जब एक क्वेश्चन सामने से अगर बोल दे कि आपको शर्म नहीं आता, और इंटरव्यू के पैनल में 2 लोग ऐसे ही होते हैं, एक होगा जो आपको डांटेगा और एक होगा इतना बेइज्जती करेगा सामने से। पैनल में होते हैं, मेरी बात ध्यान रखिएगा। हालांकि आप ये मत समझिएगा रेलवे ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू यहाँ पे आप आईएएस ऑफिसर हैं, उस तरह से इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर बोल दिया जाएगा, उसको इस दूसरे लेवल में क्या हो जाता है कि कांट यू थिंक, आप ये सोच नहीं सकते कि अगर आप एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। इस लहजे में बोलेगा, भाई ऑफिसर है, वो लोग थोड़ी ना कहीं उठ के आया है चपरा सुपरा से, ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि आपको शर्म आते नहीं है। मैं तो आपको अपने में आपको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, वो अलग बात है, उतना तो हमेशा रहता ही है इंडिपेंडेंस। बट फिर भी, लेकिन फिर भी ये जो बात अगर बोल रहा है कि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उस लेवल पे आपको नहीं लगता, और प्यार से बोलेगा कि आपको नहीं लगता कि आपको एक चीज जानना चाहिए, अपने आप में बड़ी बात है। और आप उस समय जरूर बोलेंगे यस मैम वी मस्ट नो, या यस सर वी मस्ट नो, कि हमें जानकारी होना चाहिए, बट सॉरी आई कांट। तो कहने का लॉजिक है कि आप वहां पे हारिए भी मत, आप आईएएस ऑफिसर, कोई चपरासी के इंटरव्यू नहीं गए, आपको नहीं आता, एकदम क्लियर, आई डोंट नो बट आई विल ट्राई, बट उसके बाद मैं सीखूंगा, ये जरूर आप बोलिए। और जैसे उसमें स्टेटमेंट भी देगा बार बार, अगर वो पूछेंगे कि आपकी शादी हुई नहीं, गर्लफ्रेंड है कि सीधा बोले नहीं है, क्लियरली बोले नहीं है। अगर वो बोल रहा है या दवा भी डाल रहा है तो आप सीधा, आपको क्या फील करना है उस समय, आप आईएएस हैं, आप एक कॉमन आदमी नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन से आप तैयारी करते हो उस दिन से अपने आप को एक आईएएस की तरह ट्रीट करिए। आप हर किसी को जवाब देने के लिए क्यों वहां पे, आप आईएएस हर किसी को जवाब दे नहीं देता, और आईएएस हर किसी के जवाब दे ही नहीं है। आईएएस सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जवाब दे जो उसके लॉ के अकॉर्डिंग उसके लिए वैलिड है। और जब आप आईएएस हैं तो आप सीधा बोलिए नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। अब आप हमको घुमाइए चाहे कुछ करिए, हाँ आप बोलिए नहीं बताना चाहते, अगर आपको मन है आप सीधा बोल सकते हैं कि आई कांट वांट टू जस्ट डिस्क्लोज माय पर्सनल मैटर्स, ये भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल हक है आपका, बात खत्म। लेकिन आमतौर पे एरोगेंस थोड़ा सा ना दिखे, एरोगेंस दिख जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बुझा रहा है, एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए, बस बात खत्म। तो केशवानंद भारती केस से पहले 1951 कौन सा, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कौन जीता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीता, बात खत्म। जैसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीती, 2 चीज हुआ कि इन्होंने बोल दिया कि सर जो भी आपके है फंडामेंटल राइट्स, अगर आपका जमीन लिया जाता है तो आपका फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन नहीं होता। 31A बोल दिया गया, 31B में छोटे मोटे कानून को उठाकर कहां डाल दिया गया, 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल उसी समय आया। अब देखो आप 1951 में अगर 9th शेड्यूल आ गया है, पहले शुरुआत में 8 ही था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 8 शेड्यूल, उसके बाद नया आ गया जस्ट अभी 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में कौन सा आ गया नया 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल का नाम क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। अब भूमि सुधार में जैसे ही आया तो उसमें डाल के बोला गया कि इस पूरे कानून को, इस पूरे शेड्यूल को आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। सुन पा रहे हैं? अब यहां जैसे बोला ठीक है जी, जीत गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा सज्जन सिंह भी आया, सज्जन सिंह को भी समझा बुझा के, लेकिन अब आया ढोलकनाथ सिंह, अरे नहीं गोलकनाथ सिंह जब आए इन्होंने 2 चीज किया। क्या, गोलकनाथ सिंह ने पहला पॉइंट डाला, ये जानबूझ के मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं आपको
आपको लगेगा मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, नहीं मैं जानबूझ के किया हूं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। गोलकनाथ सिंह ने जैसे ही बोला गोलकनाथ की भैया ये चीज ऐसा है, तो उनका सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पूरा रिवर्स डिसीजन करके बोला कि जो संवैधानिक संशोधन है वो भी एक कानून होता है और पार्लियामेंट के पास पावर जरूर है 368 की तरह चेंज करने का, बट पार्लियामेंट कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। और तीसरा उसमें इंट्रोड्यूस करके सिंपल सा ये सारा मतलब बोलने का एक ही तरीका था सिर्फ कि संवैधानिक संशोधन भी एक कानून होता है, ये गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मानने पे है, संवैधानिक संशोधन कोई कानून नहीं होता है। अब देखो सरकार को समझ आना चाहिए कि वक्त बदल रहा है। 1951 से आप आ चुके हैं 1967-71 तक, लगभग फिर भी हो चुका है आपका, फिर भी इधर हो चुका आपका 10-15 साल। अब सरकार को समझ में आना चाहिए कि भाई देखो जितना दांव पेच करना तो उधर कर लिया अपन, जमीन ले ही चुके हैं, संशोधन कर ही चुके हैं, अब उसको दीजिए। अब क्या, अब लेकिन नहीं होता है, एक बार जब लालच मिल जाता है तो फिर और दिखाओ और दिखाओ, ये जो लालच वाला कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट चल जाता है। अब यही हुआ 1967 में, भारी पड़ गया गोलकनाथ जैसी हुआ सर, उसके बाद हालत खराब किसका हो गया, इंदिरा गांधी का। इन्होंने क्या बोला, तुरंत से एकदम 2 मिनट में संशोधन पारित किया और संशोधित करके सीधा बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई कानून नहीं होता है, जस्ट नीचे। उसके बाद सर एक और केस आया, केरला को भी 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया और केरला को जैसे 9th शेड्यूल में ऐड किया गया, बारी अब किसका था, केरला का। अब आप सोच के देखो, केरला में जैसी आया सर यहाँ संत केशवानंद भारती ने अपील किया, और इधर देखो अपील जैसी किया, बस थोड़ा सा यही बता देता हूँ समझ लेना, केशवानंद भारती। अब यहाँ पे 2 चीज बोली सुप्रीम कोर्ट, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, लिखना मत, अभी सुन लेना, लिखवा दूंगा इसको, आ जाए तो कर। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुन बेटा, अगर आप बोल रहे हो कि 368 आपको पावर देता है चेंज करने का, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नया झंझट लाया और झंझट लाके क्या बोला, यस पार्लियामेंट हैज पावर टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बट पार्लियामेंट कांट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा। कहने का मीनिंग है, सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, मान भी लिए, लेकिन पार्लियामेंट सब कभी भी संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकती। जैसे आप इधर देखो, घर है, घर का मूल ढांचा है, घर का मूल ढांचा इसलिए मूल ढांचा है क्योंकि उसी के बेस पे पूरा चीज टिका है, अरे है ना, क्योंकि घर का बेस खत्म, ऊपर का 3 मंजिला 4 मंजिला सब खत्म। तो कहने का मीनिंग, संविधान अगर किसी देश का है वही उसका मेन ढांचा है, अगर संविधान में ही चेंज कर देंगे तो फिर उसका वैल्यू क्या रह जाएगा। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप चेंज कर सकते हैं संविधान में, कर लीजिए, लेकिन सर आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी तोड़ नहीं सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते। तो सरकार पूछ रही है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या बा भाई, पता तो हो ना कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, हम जो डिसाइड करेंगे वही बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अब आपने लगता है ड्राइवर सीट पे कौन है, अब सुप्रीम कोर्ट। अब वो खुद ही बोल रहा है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो हम डिसाइड करेंगे। अब यहीं तक नहीं रुका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, माथे पे सी लिखा है, मतलब चोर। आप लोग गलत तो समझ, बुरे आदमी आप लोग, बस समझिए। अब देखिए इधर, तो सर पहला सुप्रीम कोर्ट को क्या बोले, गवर्नमेंट, समझिए गवर्नमेंट बोल रही है, देखो भाई इधर इधर, अगर आपने ये बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर आप डिसाइड करेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है जरा बताइए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करिए, सुनिए, जितना भी जज का अपॉइंटमेंट होता है और जितना भी कोर्ट में जितने सारे जज और चीफ जस्टिस बैठे हैं, इन सब का अपॉइंटमेंट हम करेंगे। कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार। तो कह रहा है क्या इधर सुप्रीम कोर्ट, वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है बेटा, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ आप, अरे मेरी बात समझो, क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए एनजैक आया था, एनजैक। एनजैक का मीनिंग समझो, बता दो हिंट थोड़ा सा। एनजैक में मीनिंग इधर देखो, आप मुझे बताओ, आप लोग पढ़े होंगे बहुत, लेकिन जज का अपॉइंटमेंट होता है, जज का जो चीफ जस्टिस कौन बनना रहता है, वो लोग अपने आप ही में मिल के और डिसाइड कर लेता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। वहां कोई उसका क्राइटेरिया नहीं, जैसे आईएएस बनना है तो आपको एग्जाम देना है, प्री मेंस इंटरव्यू निकालना है आपको, जज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जज का क्या है, जैसे मानिए अभी जज कौन है, नाम बताइए जल्दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, नाम तो बताओ, डीवाई चंद्रचूड़। तो डीवाई चंद्रचूड़ अगर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो ये बोल दिए क्या कि सर आज इसके बाद 5 साल बाद हमारा बेटा बनेगा, मान लो बोल दिया इन्होंने, हो गया, बात खत्म।
वहां कोई लॉजिक नहीं चल रहा है, वहां पे बस सीनियोरिटी क्या है, पोस्ट है, बस होना चाहिए, वहां कोई एग्जाम नहीं होता है। आगे जब पढ़ाऊंगा जुडिशियरी, वहां पे आपको बवाल नजर आएगा कि जुडिशियरी इतना सेल्फिश है और इसलिए जुडिशियरी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट, वो किसी का सुनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला था, सरकार बोला जब आप ये डिसाइड करिएगा कि मूल ढांचा में क्या है क्या नहीं है, तो आप कैसे आए हैं इस पद पे वो हम डिसाइड करेंगे। कौन बोला, सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है और जज क्या बोल रहे हैं, देखिए आप जो डिसाइड करने वाले हैं ना, वो आता है किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर में, और बेसिक स्ट्रक्चर को सरकार वायलेट नहीं कर सकती। और अंगा अड़ा लिया जबरदस्त। और उसके बाद क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि जो जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, इसके बाद से अब जो भी कानून बनाएंगे और हमको ये लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में है, तो उन सब का हम रिव्यू करेंगे, उन सब को हम चेक करेंगे। और आज से पहले 1973 से पहले आपने जितना भी कानून बनाया होगा, और अगर उस कानून में से वो कानून जो बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता होगा, उस सबको हम वापस से चेक करेंगे। अब भाई वापस से चेक करेगा तो 1951, 1964, 1967 सारा बवाल होगा उधर। अरे बुझा आपको यहां क्या दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट में पूरा जबरदस्त। अरे ऐसा नो, तो केशवानंदा भारती केस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी सी वीक होने लगी और सुप्रीम कोर्ट अपना औकात दिखाना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को हल्के में लिया नहीं जा सकता है। कुछ बुझा रहा है, बस लास्ट में पढ़ा देना। बोर हो गए आप लोग, मजा आया, अरे जोर से बोले ऐसा ना। तो सर अभी आगे बहुत सारा केस है केशवानंदा भारती के बाद, ये तो अभी बस टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ से सरकार आपको लगता है कि मानेगी, देश की आंधी वो भी इंदिरा गांधी इतना जल्दी मान लेगी, नहीं सर, मानने वाला नहीं है। 1971 के बाद जो बवाल होगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट हिल जाएगा। उसके बाद सर सरकार इधर से देखेगा क्या, सरकार अपना दलील डीपीएसपी पे सुना रहा है, बोला फंडामेंटल राइट्स गया तेल देने, अब हम किस पे लड़ेंगे, डीपीएसपी पे। और आगे आपको दिख जाएगा क्या, डीपीएसपी को सरकार ने बोला कि ये फंडामेंटल राइट से भी बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट पागल हो गया यार तुम लोग, क्या कर रहे हो भाई, फंडामेंटल राइट्स को मतलब छोटा बना दिया और डीपीएसपी को क्या कर दिया, बड़ा। और आगे चल के यही स्टेटमेंट इंटरव्यू में पूछता है, क्या फंडामेंटल राइट्स बड़ा है या डीपीएसपी बड़ा है। और वहां पे आपको स्टेटमेंट बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है कि ऑल फंडामेंटल राइट्स इज नॉट ग्रेटर देन ऑल डीपीएसपी, क्योंकि कुछ ही फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो डीपीएसपी से बड़ा है और कुछ डीपीएसपी ऐसा है जो फंडामेंटल राइट से बड़ा हो गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े के कारण हुआ है, गवर्नमेंट का खींचातान। अरे कुछ बुझा रहा है, तो जब भी कोई आपसे अगर स्टेटमेंट फिलहाल में बोल देना, कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट बड़ा है कि डीपीएसपी, तो बोलना 2-3 बार, ऑल फंडामेंटल राइट्स इज नॉट ग्रेटर देन ऑल डीपीएसपी। क्योंकि आगे मैं एक डीपीएसपी पढ़ाऊंगा इसमें 39B और 39C आएगा जो फंडामेंटल राइट से भी बड़ा हो जाएगा। और बाद में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट सोचेगा कितना लड़ेंगे, तो बाद में यही एक्सेप्शनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि पूरा फंडामेंटल राइट्स पूरे डीपीएसपी से बड़ा नहीं होता है और पूरा डीपीएसपी पूरे फंडामेंटल राइट से बड़ा नहीं हो। मतलब सिंपल सा दोनों का लॉजिक, तो कुछ जगह एक्सेप्शन आ जाएगा। अरे बुझा रहा है, तो सर इधर सरकार फंडामेंटल राइट्स पर लड़ रही है और उधर सरकार अपना प्लानिंग किस पर चला रही है, डीपीएसपी से। और आपको देखने को मिलेगा कि गजब मतलब हुआ है राजनीति में, राजनीति नहीं छोड़ेंगे इसको, जब दांव पेच है वो जबरदस्त। याद रखिएगा इसमें कोई नियत और कोई इंटेंशन नहीं था किसी का, ये बस एक्सीडेंटली खींचातानी होते होते हुआ है। क्योंकि सरकार अपने तरफ खींचना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ, और सारा पावर गेम है। और इस पावर गेम के चक्कर में किसी को फायदा किसी को नुकसान होता ही है। बहरहाल जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो वहां कुछ अलग मजा आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो 1973 केशवानंदा भारती केस याद रखिएगा, 1973। और इसमें याद रख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए यहीं पे, जल्दी लिख लीजिए फटाफट लिखिए। सुप्रीम कोर्ट सेड, पहली बात तो डिसीजन जीता कौन, केशवानंदा भारती, इसीलिए तो उसका लैंडमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट से पहला पॉइंट, पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग बट है, बट पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग बट, लेकिन कांट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। मूल ढांचा को पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है लेकिन मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मूल ढांचा में पार्लियामेंट कांट चेंज एनीथिंग, सॉरी, पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग बट कांट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसी लाइन में सुप्रीम कोर्ट हर कानून का जुडिशियल रिव्यू करेगा, मतलब जांच करेगा, न्यायिक जांच। हर कानून का जुडिशियल रिव्यू करेगा, रिव्यू लिख लेंगे, हर कानून का जुडिशियल रिव्यू करेगा
कि वो क्या जुडिशियल रिव्यू क्या करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, मतलब मूल ढांचे में हनन करता है कि नहीं करता है। अभी एक बार और समझा दूंगा, फिर से बोल दूं क्या? तो पहला मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल एक बात कही, क्या? पहला पॉइंट कि सर पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे में कोई चेंज नहीं कर सकता, कांट वायलेट दी बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा उसी में मैंने बोला और सुप्रीम कोर्ट हर कानून का जुडिशियल रिव्यू करेगी, न्यायिक जांच करेगी और हर कानून का जुडिशियल रिव्यू करेगी और ये देखेगी कि ये मूल ढांचों को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। मतलब इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको कनेक्ट हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, नो एंट्री का बोर्ड देखे होंगे सब लोग। वो अलग बात है कि कुछ जगह पुलिस नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाता है और प्रॉफिट कमा लेता है, समझ में आ रहा है? ओवर ब्रिज पर हम उसको बोले लेकिन नो एंट्री का बोर्ड दे नहीं दिया, करेंगे नहीं लगाएंगे, जो भी जाता था रुका रुक के ले लेता है। तो मैं बोल रहा हूँ समझ, जैसे बोला गया इधर जाना मना है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए गए और बोला गया कि ये नो एंट्री का बोर्ड मतलब ये 5 काम है जो आपको नहीं करना है। ये 5 काम में से अगर आप कोई काम करते हैं तो आप पे क्या होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, ध्यान से समझना। तो बोला गया मूल ढांचे में 5 चीजें, पहला आपको साग नहीं खाना है, दूसरा मान लो आपको गाजर नहीं खाना है। तो जब आपने कानून बनाया और उसमें बोला कि साग खा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खटाक से आपके पास पहुंच गई। कुछ बुझा रहा है? तो कहने का मीनिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड खुद करेगी कि कौन सा चीज बेसिक स्ट्रक्चर में है और कौन सा चीज बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। और क्या बोला, मूल ढांचे को जो भी चीज तोड़ेगा उन सब का रिव्यू होगा। लेकिन बोला 2 बात, आज के बाद मतलब 1973 के बाद से जितने भी कानून बनेंगे उन सारे कानून का जुडिशियल रिव्यू होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये कानून बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है और 1973 से पहले उन सारे कानून को देखेगा जो जुडिशियल रिव्यू, मतलब सबका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, सिर्फ उसी का जुडिशियल रिव्यू करेगा जो मूल ढांचे को तोड़ता है। बुझा रहा है? अब मूल ढांचे में जो चीज सुप्रीम कोर्ट डालेगी उसी हिसाब से काम होगा। तो केशवानंदा भारती केस में आपको क्या दिख रहा है? सिंपल, अभी तक जो गवर्नमेंट हावी थी अब कौन हावी हो गया है? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए पूरे है तो है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्लियर है यहां तक? इसके बाद का आगे बताएंगे। अभी तक जो पढ़ा है एक बार रिपीट कर लो फिर चलेंगे। सुन रहे हो? अरे जोर से तो बोले, ऐसा नो? हाँ, तो सर अब ईमानदारी से बताना मजा आया कि नहीं आता, थोड़ा खुला दो, अब सर समझना ध्यान से। तो पहले मैंने बोला था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। नाम बोलो, नाम अच्छा याद रखना, शंकर आई तो शंकर दिमाग में रख लो, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, पहला केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सारा माम। दूसरा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान याद रखना क्योंकि राजस्थान को ऐड कर दिया गया था, पंजाब को भी ऐड कर दिया गया था। शंकरी प्रसाद के बाद है कौन? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब पंजाब आ गया क्योंकि पंजाबी ऐड था। और अब पंजाब के बाद बारी किसकी है? केशवानंद भारती, क्योंकि केरला को ऐड कर दिया गया था गोलकनाथ केस के बाद ही। अब इसके बाद क्या क्या आएगा वो कल बताएंगे आज। यहाँ तक ठीक है? चलिए कल कंप्लीट करें। मैं बता रहा हूँ जब तक ये केस खत्म नहीं हो तब तक अब्सेंट मत करना, मुश्किल में पड़ोगे। ईमानदारी से बोलो, अगर नहीं आते तो पछताते नहीं? पछताते, क्योंकि इसमें दांव पे थोड़ा ज्यादा है और आप जो पॉलिटी पढ़े हैं ना वो ऐसे पढ़े हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज रिपब्लिक, तो थोड़ा सा दांव पे ज्यादा है, इसलिए थोड़ा समझना है। मैप निकाल लीजिए, थोड़ा देख के फिर चलते हैं, जिसका ट्रेन होगा चले जाइएगा।